हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचपी टेक मेडिकल। तो आज हम फर्दर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 का जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे जिसमें फर्दर 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 31st क्वेश्चन है, देयर आर डैश नंबर वर्टिब्रे इन ह्यूमंस। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इसमें कॉलिनर वर्टिब्रे की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं 33 इन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है एक, वो होता है C7T12 L5 S7CO4, जिसमें C रिप्रेजेंट कर रहा होता है सर्विकल, T रिप्रेजेंट करता है थ्रेसिक, L रिप्रेजेंट करता है लंबर और S रिप्रेजेंट करता है सैक्रल एंड CO रिप्रेजेंट करता है कोक्यूल। तो इसके साथ के इनके जो पैरों में जो इनके नंबर लिखे हुए हैं वो इनके नंबर ऑफ वर्टिब्रेज इसमें जो प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने नंबर की बात करी है यहाँ पे कि कितने हैं, तो वो होगा ऑप्शन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 5th। फर्दर 32 क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि अडल्ट ह्यूमंस में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो वो होता है 2 1 2 1 2 3 ओवर 2 1 2 3। अगर इन्होंने पूछा होता कि बेबीज़ मतलब जो अडल्ट नहीं होते, जो चिल्ड्रंस होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, उनके जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, तो उसका क्या आंसर होता है 2102/2102। देन हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स जो होते हैं वो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर XY की बात की होती तो हम वहाँ पे मेल को प्रेफरेंस देते। देन 34th क्वेश्चन में, ये हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि जो स्मॉल पॉक्स है उसकी जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर करी थी, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। देन 35th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है रेयरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। वॉइस बॉक्स जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस बॉक्स जो होता है उसको कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं कॉमनली, दैट इज़ लेरिंग्स। देन 37 क्वेश्चन, इसकी अगर हम बात करें तो जो बाइल होता है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, ना ही वो स्टमक में फॉर्म होता है, ना ही वो पेनक्रियाज में, ना ही वो बाइल डक्ट में। तो इसका क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि वो गैल ब्लैडर में फॉर्म होता है। अगर हम बात करेंगे 38 क्वेश्चन की, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि अनदर नेम क्या होता है फर्टिलाइज्ड एग का। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब एक ओवम और एक स्पर्म जो होता है वो फ्यूज़ करता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उसका जो एंड प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट। देन 39 क्वेश्चन, ये भी हमने कल डिस्कस किया था पार्ट 1 में ऑलरेडी कि जो लुईस पास्चर है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, पास्चराइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। देन 40th क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एनिमल है जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट है। वैसे ये रिसेंटली नहीं होगा क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस हिसाब से तो अभी तक 9 साल हो चुके हैं, तो ठीक है। तो उस हिसाब से जो अभी रिसेंटली जो एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ है दैट इज़ मैमूथ। अगर हम 41 क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। आईलैश की बात करें तो आईलैश हमारे में प्रेजेंट है, आईलिड की बात करें तो वो भी हमारे में प्रेजेंट है, कैक्यम की बात करें तो वो भी हमारे में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन 42 क्वेश्चन, अगर हम बात करें हर्ट साउंड्स, जो हर्ट की साउंड्स होती हैं वो एग्जैक्टली कौन सी होती हैं, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर नंबर सी, दैट इज़ लब डब लब डब। और जो हमारी जो साउंड होती है लब, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड जो वेल्व्स होती हैं वो क्लोज होती हैं, उसकी वजह से वो साउंड डेवलप होती है जिसको हम लब बोलते हैं। जब डब की बात आती है तो ये वो साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, क्लोजर होता है जब किसका, पल्मोनरी और एरोटा का। तो ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा कि दोनों क्लोजर की वजह से होती हैं, वेल्व्स के क्लोज होने की वजह से होती हैं दोनों साउंड्स। और पहले लब प्रोड्यूस होगी देन डब।
पर किसकी वजह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये याद रखना। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लब होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने पे। और डब कब प्रोड्यूस होगी, हमारी पल्मोनरी और एरोटा की जो आर्टरी है उसके वेल्व्स हैं उसके क्लोज होने पे। देन 43 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ट्रैकिया है वो किस में डिवाइड होता है। लंग्स की जब हम बात करते हैं तो इसका जो डिवीजन होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले ट्रैकिया आता है, देन उसके बाद वो डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, देन ब्रोंकाई के बाद वो डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद वो डिवाइड होता है एल्वोलाई में। तो इसोफेगस का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। तो पर अगर इन्होंने पूछा है कि ट्रैकिया किस में डिवाइड होता है तो सबसे पहले डिवाइड होता है वो ब्रोंकाई में, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। देन 44 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड की, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। देन उसके बाद 45th क्वेश्चन है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, वैसे ये इनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करें। ऐसा नहीं है कि जो एल्गी होती है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकती, या फिर वायरस होते, वायरसेस तो ऑब्वियसली डिजीज़ ही कॉज करते हैं। और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ बैक्टीरियाज जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो इनडायरेक्ट वे में, जैसे वो फूड पॉइजनिंग कर देंगे तो उसकी वजह से भी हमें डिजीज़ ही कॉज होती हैं, पर हम इनको एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि पैथोजन की अपने आप में जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ ही कॉज करते हैं, किसी भी तरह से हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते। वायरस, एल्गी और जो बैक्टीरिया होता है वो एक हमारे लिए डिजीज़ कॉज करते हैं, पर वो कुछ मायने में या कुछ कंडीशंस में वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। इसलिए हम चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, पैथोजेंस को। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्जांपल कोल्ड हो गया, देन सबसे कॉमन एग्जांपल जो आजकल चला हुआ है दैट इज़ कोरोना वायरस की हवा में फैल जा रहा है, या फिर फूड से या फिर फिज़िकल कॉन्टैक्ट से फैल जा रहा है, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। देन 47 क्वेश्चन की बात करेंगे, द डिजीज़ हेपेटाइटिस बी इज़ कॉज्ड बाय वायरस। इसका पूरा नाम ही होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके वैसे 3 फॉर्म्स होते हैं हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें, दैट इज़ ए, हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। और जो इसमें से मेनली जो ये इफ़ेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी, ये लिवर को इफ़ेक्ट करता है। ये जो वायरस होता है लिवर का डैमेज करता है, और इसमें से जो सबसे डेंजरस होते हैं वो होते हैं बी और सी। जो ए होता है वो ऑलमोस्ट सिर्फ एक इलनेस कोज करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंसान को शायद एक हद तक काफ़ी ज़्यादा बीमार कर देगा, बट वो फैटल नहीं होता, मतलब क्योरेबल होता है काफ़ी हद तक, इतना डेंजरस नहीं होता। पर जो बी और सी होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, उनको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल एक्चुअली। और फिर अगर हम बात करें कि जो हमारा हेपेटाइटिस ए है वो मेनली कैसे ट्रांसमिट होगा, जैसे फूड से, मतलब कंटेमिनेटेड जो हमारा फूड हो गया, वाटर हो गया, उससे वो फैलेगा। अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें तो वो बॉडी फ्लूइड्स के एक्सचेंज के साथ, जब बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज होगा उसकी वजह से वो क्या होती है, मतलब एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। और जब हम हेपेटाइटिस सी की बात करेंगे तो वो ब्लड टू ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसकी वजह से वो फैलता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 138 की। इसमें है ये कि फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सेल अंडर द माइक्रोस्कोप टू सी अ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, जिन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, वो थे रॉबर्ट हुक। क्योंकि जो, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लीवन हुक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एवी ल्यूनहुक की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। और अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन ए एंड बी की,
शील्ड एंड स्क्वैन, तो उन्होंने क्या दी थी, सेल थियरी दी थी। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 139 की। तो उसमें क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। देन 140th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कुछ केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वीड्स के लिए। देखो इंसेक्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो वो यूज़ होंगे इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए फील्ड से या फिर क्रॉप से। उसके अलावा अगर हम बात करें वीडिसाइड्स की तो वो वीड्स के लिए होंगे, जो वीड्स को रिमूव करेंगे हमारे फील्ड में से। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वैसे इसका ऑप्शन होगा बी। वैसे नॉर्मली अगर हम इसको डिस्कस करें मैन्योर और फर्टिलाइज़र को, तो इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैन्योर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के डिकम्पोजिशन पे बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि जो काऊ डंक होता है, नेचुरल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर हमारी जो सब्जियां होती हैं उनके छिलके होते हैं, जब वो सड़ गल जाते हैं तो उसकी वजह से जो मैन्योर बनता है या जो खाद बनती है उसको हम बोलते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हमारे ऐसी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को इम्प्रूव, मतलब क्रॉप को थोड़ा हेल्दी करते हैं। नो डाउट उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स यूज़ हो रखे हैं, बट वो मतलब एट दैट टाइम वो क्रॉप को उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कंप्लीट कर रहे होते हैं। और हमें वैसे नो डाउट पहले हमें इसी को यूज़ करते थे काफ़ी ज़्यादा, बट काफ़ी अब लोगों ने ये चीज़ कम कर दी है और दोबारा से फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोग प्रोसीड कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की, जिसमें है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय फार्मर्स विथ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अगर किसी के पास छोटे अमाउंट में या स्मॉल स्केल पे अगर कोई क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है स्पेशली ग्रेन्स की, तो उसकी सेपरेशन कैसे करेंगे। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है उस चीज़ को काटना, हार्वेस्ट करना। थ्रेशिंग उस चीज़ को अलग करना, जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं किसकी, कनक की। अपनी साइड अगर हम हिमाचल की बात करें तो थ्रेशिंग में वो दाने अलग कर रही होती है और वो जो उसके छिलके होते हैं वो अलग हो रहे होते हैं। तो वो होता है एक लार्ज स्केल पे। जो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की, तो उसमें हम किस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, दैट इज़ विनोइंग। 142 क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक। जब कोई अपनी न्यूट्रिशन किसी डेड डिकेइंग मैटर से उसको डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करके खुद को एनर्जी प्रोवाइड करता है या खुद की न्यूट्रिशन को पूरा करता है, उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो फोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है वो होती है जो हमें ऑब्टेन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो करते हैं प्लांट्स, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है कि हम अपने न्यूट्रिशन की, जब कोई अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। हाँ, क्योंकि हमें उनसे हमें उनसे न्यूट्रिशन मिलता है। कैसे, उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सीड होते हैं, स्टेम्स होते हैं, या फिर एग, मिल्क जो भी होता है, उनसे हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आता है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा, मतलब न्यूट्रिशन तो नहीं बोलेंगे, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म, मतलब सामने वाला ऑर्गेनिज्म एक सेम अपना जैसा ऑर्गेनिज्म को ही खा रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्नेक ने स्नेक को खा लिया, स्पाइडर ने स्पाइडर को खा लिया। इट्स क्वाइट शॉकिंग, बट यस कि ये जो कैनिबलिज्म है ये अभी भी वर्ल्ड में ह्यूमन कैनिबलिज्म भी होता है कि इंसान को ही खा रहा होता है। मतलब ह्यूमन जो फ्लैश होती है जिसको बोलते हैं हम, या फिर ह्यूमन मीट जो होता है उसको वो खाते हैं। काफ़ी जगहों पे ये रेस्ट्रिक्ट है, बट स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। देन हम बात करते हैं 143 क्वेश्चन की, उसमें है लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन द फंगस एंड एल्गी इज़, उसको हम बोलेंगे लाइकन। जिसमें क्या होता है, जो एल्गी होती है वो एक तरह से क्या होता है, एल्गी अ काइंड ऑफ प्लांट, काफ़ी ज़्यादा वर्ड तक रिजेंबल करती है प्लांट से। तो अगर वो प्लांट है तो वो क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो खाना बनाएगी। वो खाना बना के किसको देती है, फंगस को, और उसके बदले जो फंगस होती है वो एल्गी को क्या दे रही होती है, शेल्टर
और उसको शेल्टर दे रही होती है उसको रहने के लिए। देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 144 की, जिसमें है द गैस एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल जो होते हैं वो सबसे बाहर की जो बार्क होती है एक ट्री की उस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो स्टोमेटाज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे। नो डाउट दोनों का जो काम होता है वो गैस एक्सचेंज का ही होता है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 145 क्वेश्चन की। द absorbed water and minerals are transported to other parts of plant by a network of tube that is known as xylem। क्योंकि जो phloem होता है वो मेनली क्या ट्रांसमिट करता है या क्या लेके जाता है या एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ फूड। और इसमें अगर हम बात करें तो जो हमारा phloem होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नेचर होता है। और अगर हम जाइलम की बात करें दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल। देन उसके बाद हम बात करेंगे 146 क्वेश्चन की। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट सरफेस स्पेशली लीव्स। जो हम बात करते हैं कि कभी कभार हमने देखा होगा कि सर्दियों में जब उनको ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत नहीं होती तो पत्तों के ऊपर पानी प्रेजेंट होता है, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नॉन एज ट्रांसपीरेशन। ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो उनकी बॉडी से या प्लांट बॉडी से निकल सके, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, या फिर एक्सेस वाटर की वजह से उनका मतलब जैसे उनकी जड़ें ना सड़ जाएं या बाकी, या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं वो बर्स्ट ना कर जाएं या सेल्स बर्स्ट ना कर जाएं। देन हम बात करते हैं 147 क्वेश्चन की। द एरिया वेयर एनिमल एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइब्स इन द एरिया इज कॉल्ड। उसको हम मेनली बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्योंकि जब हम बात करते हैं इन तीनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, तो जो नेशनल पार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे किसी भी रैंडम पर्सन को हम अलाउ नहीं करते हैं जाना। वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो लाइक वीआईपीज़ जिनको हम कह सकते हैं, सिर्फ वही लोग वहाँ पे, वीआईपीज़ भी नहीं, या फिर स्पेशल परमिट लेके जो लोग जाते हैं सिर्फ उनको अलाउ होता है। कोई भी लोकल या फिर रैंडम पर्सन वहाँ पे नहीं जा सकता। और उसके अलावा अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा होता है। एक होता है ट्रांजिशन जोन, एक ट्रांजिशन जोन होता है, और दूसरा होता है बफर जोन, और तीसरा जो होता है वो होता है कोर जोन। जो कोर जोन होता है उस पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ट्रांजिशन जो जोन होता है ये सबसे बाहर का जोन होता है, तो यहाँ पे ह्यूमंस अलाउ होते हैं या फिर क्रॉप की कल्टीवेशन करना अलाउ होता है। जो बफर और इसके अलावा जो बफर एरियाज़ होते हैं या फिर बफर जोन होता है वहाँ पे टूरिज़्म थोड़ा सा अलाउ होता है, और वहाँ पे ग्रेजिंग जैसे जो जानवरों को मतलब चराना अलाउड होता है। पर जो कोर जोन होता है वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, सेंचुरी की, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वो भी रेस्ट्रिक्टेड होती है, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू नेशनल पार्क वो थोड़ी कम रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो बस नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 148 की, कि जो यीस्ट होता है वो कहाँ से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलेंगे बडिंग। उसके बाद 149 क्वेश्चन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था पार्ट 1 में, कि अगर हमें कन्फ्यूज़न रहे कभी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट से फ्रूट डेवलप होगा और कौन से पार्ट से सीड, तो हम क्या चीज़ करेंगे, ओव्यूल। यहाँ पे जो ओव्यूल्स होगा और एक होता है ओवरी, तो ओवरी का आर और फ्रूट का आर, इससे हम याद रखें कि ओवरी से हमेशा फ्रूट डेवलप होता है, और जो ओव्यूल होता है उससे हमेशा सीड्स डेवलप होते हैं। तो इसका क्या आंसर हुआ, फर्टिलाइज्ड ओवरी।
और 150th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहाँ पे क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं ट्रॉपिकल का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता हो, लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती हो। अगर वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा, मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं होती बट अच्छी अमाउंट में होती है कि एक प्लांट या फिर मतलब प्लांट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे ये टेम्परेचर इन्होंने ज़्यादा कर दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ट्रॉपिकल की वजह से। और अगर ये बोल रहे हैं रेन फॉरेस्ट, तो मतलब वहाँ पे रेन अच्छी होगी, रेन अच्छी होती है, तो ये पुअर रेनफॉल वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर ये बोल रहे हैं कि वहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा है, वहाँ पे रेन भी होती है, तो पुअर सॉइल भी नहीं होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स होंगे, और जहाँ पे मिलियंस ऑफ प्लांट्स होंगे वहाँ पे मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीशीज़ भी होंगी, तो इसका ऑप्शन है बी। तो आज के वीडियो के साथ बस इतना ही था, और आगे हम लेके आएंगे फिर से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो के लिए।